इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज तक अपन ने जो पढ़ा है वो है कंज्यूमर। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, जो उपभोग करता है वस्तु और सेवाओं का। उस उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट के दौरान किया था। इसमें अपन ने पढ़ा था कि उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील उपभोक्ता क्या होता है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता के माप क्या हैं, वस्तु की जो कीमत है वो मांग को किस प्रकार प्रभावित करती है, मांग वक्र कैसे बनता है, मांग फलन क्या होता है, मांग की लोच किसे कहते हैं, वो कितनी प्रकार की होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है उससे संबंधित जितने भी टॉपिक्स थे उनका अध्ययन अपन ने पिछले वीडियो में कर लिया है। तो एक बार अगर आपने कंज्यूमर बिहेवियर को नहीं समझा तो अभी जो अपन प्रोड्यूसर का बिहेवियर या जो प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे उन वीडियो को समझने में आपको कठिनाइयाँ होंगी। तो कंज्यूमर बिहेवियर को के वीडियोस जो हैं उनको एक बार आप पुनः देख लीजिएगा। आज अपन बात करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कौन करता है, क्यों किया जाता है, इन सब पे आज चर्चा इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। अपना जो पहली बात है उत्पादन। उत्पादन होता क्या है? किसी भी वस्तु या सेवा का निर्माण करना या उसको पैदा करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। ठीक है। और उत्पादन करने वाले को क्या कहते हैं? जैसे अध्यापन कराने वाले को अध्यापक कहते हैं, उसी प्रकार उत्पादन करने वाले को उत्पादक प्रोड्यूसर कहा जाता है। प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मांग कौन करता है? उपभोक्ता करता है वस्तुओं की मांग। ठीक है। इसी प्रकार जो पूर्ति का जो कार्य है वो कौन करेगा? उत्पादक करेगा। कौन करेगा? उत्पादक करेगा। तो अपन इसमें पढ़ेंगे कि पूर्ति क्या होती है। वैसे आपको बता दूं, जो मांग है वो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के द्वारा की जाती है और पूर्ति केवल और केवल उत्पादक के द्वारा की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहली बात अपने सामने आई फलन। फंक्शन क्या होता है? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था फंक्शन हमेशा दो चरों में संबंध को बताता है। वो कौन से चर होते हैं? एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। जब मैंने मांग फलन आपको पढ़ाया था, डिमांड फंक्शन, तब ये बात बताई थी। स्वतंत्र चर वो होते हैं जो दाईं साइड में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें देख लो फलन के जो इस साइड में है ये सब के सब क्या है? स्वतंत्र चर है। जब मैंने मांग फलन पढ़ाया था तब बताया था किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा, वो उस वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या आदि चरों के का फलन होती है। तो ये जो सभी चर थे वो कौन से थे? स्वतंत्र चर है। इसी प्रकार प्रोडक्शन फंक्शन में भी फलन के दाईं तरफ के जो चर है वो स्वतंत्र चर होंगे। अर्थात इन चरों के कारण उत्पादन, क्यों जो उत्पादन को दर्शा रहा है वो उत्पादन क्या होगा? प्रभावित होगा। अर्थात चर फलन क्या बताता है? दो चरों में संबंध को बताता है। ठीक है। और उत्पादन फलन क्या बताता है? उत्पादन फलन जो है वो उत्पादन की मात्रा, कि हमने कितना उत्पादन किया है, तथा उत्पादन किससे किया है? उत्पादन होता है हमेशा उत्पादन के साधनों से। ठीक है। तो उत्पादन फलन उत्पादन की मात्रा व उत्पादन के साधनों के बीच का भौतिक, तकनीकी या फलनात्मक व गणितीय संबंध को दर्शाता है। क्लियर है यहाँ? अब देखना, उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पादन के साधन, अपना जो साध्य है, जो अपना लक्ष्य है वो क्या है? उत्पादन करना है। किसके द्वारा करेंगे? साधनों के द्वारा करेंगे। वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो अर्थशास्त्र में जनरली 4 फैक्टर होते हैं। पहला पूंजी, जिसे कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। दूसरा भूमि, जिसे लैंड कहते हैं, LA से डिनोट किया जाता है। तीसरा श्रम, जिसे लेबर, L से डिनोट किया जाता है।
और चौथा उद्यमी। उद्यमी, ठीक है। ये चार उत्पादन के साधन होते हैं। कौन कौन से? पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रम। इन चारों को मिलाकर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो उत्पादन फलन जो होता है वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है कि Q जो है, ये Q क्या है? यहाँ मांगी गई मात्रा नहीं है, यह है उत्पादन की मात्रा। उत्पादन की जो मात्रा है वो किसका फलन होती है? उत्पादन के साधनों की। जैसे फॉर एग्जांपल A B C, ये सब के सब क्या है? उत्पादन के साधन है। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता था कि Q जो होता है वो फलन होता है किसका? पूंजी कैपिटल का, लेबर श्रम का, पूंजी कैपिटल लैंड भूमि का, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी का। इन चारों का क्या होता है? उत्पादन फलन इन चारों से मिलकर बना होता है। क्लियर है? अब टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कि उत्पादन फलन के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो उत्पादन फलन के बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो यहाँ उत्पादन फलन के जो टाइप्स हैं उनका उल्लेख किया गया है। पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन। तो दो काल होते हैं, एक होता है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल। ये ध्यान रखना कि ये जो काल बटे हैं ये समय के हिसाब से नहीं बटे, बल्कि ये नहीं है कि 1 साल का अल्पकाल होता है, 2 साल का अल्पकाल होता है या 3 साल का अल्पकाल है, ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में या फिर जब अपन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं तब हम पढ़ेंगे अल्पकाल वह काल होता है जिसमें उत्पादन के केवल एक साधन, कोई भी एक साधन, चाहे वो श्रम हो, चाहे भूमि हो, चाहे पूंजी हो, केवल एक साधन परिवर्तनशील हो और बाकी जितने भी साधन हैं वो सबके सब क्या होने चाहिए? स्थिर होने चाहिए। क्लियर है? अल्पकाल वह समय काल है या अल्पकालीन उत्पादन फलन वह उत्पादन फलन होता है जहाँ अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है और केवल एक साधन में परिवर्तन किया जाता है, और उस साधन का परिवर्तन का जो प्रभाव है वो किस पे देखा जाता है? उत्पादन पे देखा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 श्रमिक, ठीक है, 2 कैपिटल पूंजी, 1 लैंड, ये सब मिला के 500 केजी अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? ये सब के सब क्या है? साधन है, श्रम, पूंजी और भूमि। ये सब मिलके क्या कर रहे हैं? 500 केजी अनाज उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात 500 केजी अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। अब जब अपन अल्पकाल की बात करेंगे तो अपन क्या कहेंगे? ये दोनों स्थिर हैं। कौन कौन से? पूंजी और भूमि को अपन ने स्थिर रखा है, अर्थात 2 ही पूंजी होंगे और एक अपने पास भूमि स्थिर हो गई। लेकिन श्रमिकों की मात्रा में अपन परिवर्तन करेंगे, मान लो बढ़ गई 3 हो गई, ठीक है। तो अल्पकाल कौन सा होता है? अन्य जो साधन है वो सब के सब स्थिर है, केवल एक साधन में परिवर्तन करते हैं। उस साधन में परिवर्तन के कारण अर्थात श्रमिकों की मात्रा में परिवर्तन के कारण उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है अल्पकाल के दौरान। मान लो उत्पादन 500 से बढ़कर 550 केजी हो गया। क्लियर है? तो उत्पादन कितना बढ़ा? 50 केजी। किसके कारण? एक श्रमिक एक्स्ट्रा लगाने के कारण, केवल एक साधन में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में प्राय अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को बढ़ाकर एक समय में कुल उत्पत्ति पर प्रभाव देखा जाता है। इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। और अल्पकालीन उत्पादन फलनों का दूसरा नाम होता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो अध्ययन है डिटेल से अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या इसे कहते हैं उत्पत्ति के नियम, इसको ध्यान रखना। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या होता है? ये हमेशा अल्पकाल से संबंधित होता है, और जहाँ अल्पकाल आ जाए वहाँ अपने दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अल्पकाल वह होता है जिसमें केवल एक साधन परिवर्तनशील हो और जब बाकी सभी उत्पादन के साधन क्या हो? स्थिर हो, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है। जो क्यू है उत्पादन की जो मात्रा है वो फलन है किसकी? लेबर और कैपिटल की, ठीक है। यहाँ कैपिटल के ऊपर मैंने ऐसे लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ? पूंजी क्या है? स्थिर है।
और श्रम क्या है, परिवर्तनशील है। अर्थात Q जो है, उत्पादन की जो मात्रा है, वो फलन किसका होगा, केवल और केवल श्रमिकों का। अर्थात अगर श्रम की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उत्पादन भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ये होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन बात करेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन की। और दीर्घकाल वह काल होता है जिसमें उत्पादन के सभी साधन, चाहे वो श्रम हो, चाहे भूमि हो, चाहे पूंजी हो, सब के सब क्या होंगे, चाहे उद्यमी हो, सब के सब परिवर्तनशील होंगे। अर्थात मैंने एक एग्जांपल दिया था जिसमें 2 श्रमिक लिए थे, एक भूमि ली थी और 2 पूंजी ली थी, ठीक है। और अल्पकाल जब पढ़ाया था तब कहा था कि भूमि और पूंजी क्या है, स्थिर है। लेकिन दीर्घकाल में क्या होगा, ये श्रम की मात्रा भी चेंज होके बढ़ सकती है या घट सकती है, भूमि की मात्रा भी बढ़ सकती है और पूंजी की मात्रा भी बढ़ सकती है। अर्थात उत्पादन के सभी साधन क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। और इन सभी साधनों में परिवर्तन करके जब हम उत्पादन पर प्रभाव को देखते हैं कि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो वो होता है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। और इसे अपन कहते हैं पैमाने के प्रतिफल। ये ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पैमाने के प्रतिफल होते हैं। ऑप्शन होते हैं अल्पकाल, दूसरा ऑप्शन होता है दीर्घकाल, तीसरा ऑप्शन होता है दोनों, और चौथा ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। तो कौन सा होता है पैमाने के प्रतिफल, हमेशा दीर्घकालीन, ठीक है। और उत्पत्ति के नियम या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम वो किससे संबंधित होता है, अल्पकाल से संबंधित होता है। इसको थोड़ा ध्यान रखना। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधनों में परिवर्तन से कुल उत्पादन पर जो परिवर्तन होता है या कुल उत्पादन में परिवर्तन पर जो प्रभाव पड़ता है उसको देखा जाता है, और इसे क्या कहते हैं, पैमाने के प्रतिफल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला जो उत्पादन फलन का प्रकार है वो है कोब डगलस उत्पादन फलन। कोब डगलस उत्पादन जो फलन है वो कोब और डगलस नाम के 2 अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। 2 वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये उत्पादन फलन दिया था, उन्हीं के नाम पे ये उत्पादन फलन कोब डगलस उत्पादन फलन कहलाता है। और ये जो होता है वो उत्पादन की मात्रा Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, ये होता है कोब डगलस उत्पादन फलन। यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ Q क्या है, उत्पादन फलन है, उत्पादन की मात्रा है। Q क्या है, उत्पादन की मात्रा है, ठीक है। एल और के, एल और के, एल तो क्या है, श्रम, के क्या है, पूंजी, कैपिटल, ठीक है। तो ए श्रम की एल श्रम की मात्रा, के पूंजी की मात्रा। कई बार नेट वगैरह के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक यहाँ ए जो है वो किसको दर्शा रहा है। तो यहाँ जो ए जो है वो कुशलता प्राचल है। कैसा प्राचल है, कुशलता प्राचल, इसको नोट कर लेना। और जो अल्फा और बीटा है, एल की पावर अल्फा अर्थात एल की घात अल्फा, के की घात बीटा, जो अल्फा और बीटा है वो है अंश प्राचल। वो कैसे प्राचल है, अंश प्राचल उत्पादन लॉज। इसको अपन अलग से डिटेल से कोब डगलस फलन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अभी इसको इतना ही ध्यान में रखना है कि कोब डगलस उत्पादन फलन कैसा होता है, Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। अगला जो चौथा टाइप है वो है सजातीय उत्पादन फलन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। कोई भी उत्पादन फलन हो उसके सभी चरों को एक डिजिट से अपन अगर एक कोई भी स्थिर राशि एक्स वाई जेड से अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो वो स्थिर राशि हमेशा कॉमन आ जाएगी। अर्थात स्थिर राशि अपन उसमें से उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ऐसे उत्पादन फलन को अपन सजातीय उत्पादन फलन कहते हैं। मान लो अपने सामने एक उत्पादन फलन है Q इज इक्वल टू 4L प्लस 5K। ये एक उत्पादन का समीकरण दिया है अपने को, ठीक है। अब इसको, इस पूरी राशि को देखना, ये 4L है ना, इस पूरी राशि को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, लेमडा से, या कोई भी राशि, यहाँ मैंने लेमडा लिया है, यहाँ लेमडा लिया है, लेकिन अपन किसी भी राशि से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ए से, ए गुना 4L प्लस 5K गुणा
ए, दोनों को ए से गुणा कर दिया, यहाँ 4l को ए से गुणा कर दिया, यहाँ 5k को ए से गुणा कर दिया, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो अपन इस ए को कॉमन ले सकते हैं। Q इज इक्वल टू ए कॉमन ले लिया, क्या बचा 4l प्लस 5k। तो ये कैसा उत्पादन फलन है? सहजातीय उत्पादन फलन होता है। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। ये कौन सा हुआ? अभी अभी जो पढ़ा था अपन ने। इसको अपन एक राशि से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मान लो लेमडा से करते हैं। ए एल को अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल लेमडा की पावर अल्फा, ठीक है। के को अगर लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो के लेमडा की पावर बीटा, ठीक। ये आया, तो अपन क्या लिखेंगे? ए एल की पावर अल्फा लेमडा की पावर अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बाई के की पावर बीटा और लेमडा की पावर बीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये लेमडा की पावर बीटा है और मल्टीप्लाई में है लेमडा की पावर अल्फा, तो अपन क्या लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू ए लेमडा और लेमडा मल्टीप्लाई में है दोनों, तो लेमडा की पावर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। देखो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की घात 2 और 2 की घात 3, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की घात 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की घात 5, ठीक है। घात हमेशा जुड़ती है, कब जुड़ती है? जब ये वाली जो संख्या है वो मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, और कॉमन हो, एक जैसी हो, तो घात हमेशा जुड़ जाती है। 2 प्लस 3 2 की घात 5। इसको अलग अलग लिख के दिखाऊँ आपको। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 2 की पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, ठीक है। यहाँ गुना का निशान पहले से है, गुना 2 गुना 2, ये 3 बार लिख लिया। यहाँ 2 बार लिख लिया है, यहाँ 3 बार, तो ये टोटल कितनी बार हो गया? 2 की पावर 5। तो मैंने डायरेक्ट लिखा था 2 की पावर 2 प्लस 3, ठीक है। इसी प्रकार जब अपने पास ये था Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा लेमडा की पावर अल्फा मल्टीप्लाई बाई के की पावर अल्फा लेमडा की पावर बीटा, तो यहाँ लेमडा समान है दोनों में, तो अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ Q इज इक्वल टू ए को छोड़ो, एक बार लेमडा को कॉमन ले लो, लेमडा अल्फा प्लस बीटा, घातें दोनों जुड़ जाएगी, फिर क्या बचेगा? ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको कॉमन ले लिया, और जब किसी भी उत्पादन फलन को किसी स्थिर राशि से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, और वो स्थिर राशि अगर कॉमन आ जाए तो वह सजातीय उत्पादन फलन कहलाता है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। Q इज इक्वल टू ए एल की पावर 2 प्लस के की पावर 3, ये कोई उत्पादन फलन है अपने सामने। अब इसको लेमडा से गुणा करो। अब देखना, यहाँ तो घात कितनी है? 2 है, लेमडा स्क्वायर हो जाएगा गुणा करते ही। यहाँ घात कितनी है? 3 है, प्लस बीच में प्लस का निशान है, लेमडा की पावर 3। अब क्या अपन इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ 3 घात है और यहाँ 2 घात है, तो यह जो उत्पादन फलन होगा वो सहजातीय उत्पादन फलन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने किसी भी उत्पादन फलन के सभी चरों को एक स्थिर राशि लेमडा से गुणा करने पर यदि वह स्थिर राशि पूर्णतः उभयनिष्ठ ली जा सके तो ऐसे उत्पादन फलन को सहजातीय उत्पादन फलन कहते हैं। अब उत्पादन से संबंधित अपन 3 अवधारणाओं को पढ़ेंगे। जिस प्रकार अपन ने कंज्यूमर बिहेवियर में कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, औसत उपयोगिता एवरेज यूटिलिटी और सीमांत उपयोगिता के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार उत्पादन की जब अपन बात करते हैं तो टीपी कुल प्रोडक्शन, एपी एवरेज प्रोडक्शन, यहाँ टोटल प्रोडक्शन कितना, कुल उत्पादन कितना है, एपी औसत उत्पादन कितना है, एमपी सीमांत उत्पादन कितना है, इन तीनों चरों का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पहला अपना जो चर होगा वो होगा टीपीपी। इसका मतलब क्या हुआ? कुल पी का होता है फिजिकल भौतिक उत्पादन, भौतिक जिसको अपन छू सके, ठीक है। एम पी पी अर्थात सीमांत भौतिक उत्पादन, और एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन औसत
भौतिक उत्पादन। ठीक है, तो पहला आपने किसी भी साधन के भौतिक उत्पादन के विषय में 3 अवधारणाएं होती है, कुल भौतिक उत्पादन, औसत भौतिक उत्पादन और सीमांत भौतिक उत्पादन। इनको ऐसे भी बोला जा सकता है कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। ठीक है, अब देखना, अब अपन जो भी कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन का अपन अध्ययन करेंगे वो अल्पकालीन उत्पादन फलन के हिसाब से करेंगे। और अल्पकालीन उत्पादन फलन का नाम आते ही हमें पता है कि केवल एक साधन क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। क्लियर, चाहे वो भूमि हो चाहे पूंजी हो। अगर भूमि की बात करेंगे तो अपन क्या लिख देंगे, टीपी जो कुल उत्पादन है वो किससे है, लैंड से है। अगर अपन लेबर की बात करेंगे, श्रम को परिवर्तित कर रहे हैं तो टीपीएल हो जाएगा। अगर अपन पूंजी की बात कर रहे हैं तो टीपीके हो जाएगा। ठीक है, तो एक परिवर्तनशील साधन की निश्चित मात्रा का प्रयोग करके जो उत्पादन मात्रा प्राप्त होती है उसे हमें क्या कहते हैं, कुल भौतिक उत्पादन कहते हैं। कि कोई भी परिवर्तनशील साधन है उसकी एक निश्चित मात्रा का प्रयोग करके हम जो भी उत्पादन करते हैं उसको कुल भौतिक उत्पादन कहते हैं। और ये कुल भौतिक उत्पादन है उसको जब अपन परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ेंगे तब और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ मैंने लिए हैं अक्ष पे मैंने ली है श्रमिकों की संख्या, श्रम को। तो अपना जो परिवर्तनशील साधन है वो कौन सा है, श्रम, लेबर है। ठीक है, वाई अक्ष पे मैंने दर्शाया है कुल भौतिक उत्पादन को। तो अपना ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ओ बिंदु से यहाँ तक, ये जो यहाँ तक ए से सी बिंदु तक तो बढ़ती दर से कुल उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद घटती दर से बढ़ता है ए बिंदु तक, और उसके बाद कुल उत्पादन क्या लगने लग जाता है, ए बिंदु के पश्चात घटने लग जाता है। तो ध्यान रखना, ओ से सी बिंदु तक तो कौन सी दर से उत्पादन बढ़ रहा है, बढ़ती दर से उत्पादन बढ़ रहा है। ठीक है, सी से ए बिंदु तक घटती दर से उत्पादन बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ तो रहा है लेकिन कौन सी दर से, घटती दर से। और ए बिंदु के पश्चात उत्पादन क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जब श्रमिकों की मात्रा ओ एल थी, यहाँ तक थी, तो कल उत्पादन कितना था अपना, ये सी एल इतना। ठीक है, जब श्रमिकों की मात्रा बढ़कर ओ एम हो गई तो कुल उत्पादन कितना हो गया, बी एम। ठीक है, और जब श्रमिकों की मात्रा बढ़कर ओ एन हो गई तो कुल उत्पादन कितना हो गया, ए एन। ये ए बिंदु पे कुल उत्पादन कितना होता है, अधिकतम होता है। कितना होता है, अधिकतम होता है। और उसके बाद भी अपन अब अगर श्रमिकों की मात्रा बढ़ाएंगे तो कुल उत्पादन क्या होने लग जाएगा, घटने लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसा बढ़ता क्यों है, ये घटती दर से क्यों बढ़ता है, इसका पूरा रीजन अपन कहाँ पढ़ेंगे, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में। उपरोक्त रेखा चित्र में पूंजी स्थिर है, पूंजी स्थिर है इसका मतलब उत्पादन फलन कैसा है, अल्पकालीन है। ठीक है, और श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है, श्रम की। अब एक बात बताओ मुझे कि यहाँ मैंने पूंजी स्थिर क्यों रखी है, ऐसे भी तो कह सकते थे उपरोक्त रेखा चित्र में श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है। नहीं, क्योंकि जो भी उत्पादन होता है, जो भी उत्पादन होता है किसी भी वस्तु का, उसके अंदर कुछ साधनों तो आवश्यकता होती ही होती है। कौन कौन से साधनों की, पूंजी की और श्रम की और भूमि की। अगर हमें अनाज उत्पन्न करना है तो हमें क्या चाहिएगा, भूमि चाहिएगी। ठीक है, श्रम भी चाहिएगा और पूंजी भी चाहिएगी। अगर हमें सीमेंट का उत्पादन करना है तो भी हमें भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, पैसों की आवश्यकता भी पड़ेगी और श्रमिकों की आवश्यकता भी पड़ेगी। लेकिन अल्पकाल का अगर जब अध्ययन करते हैं तो अपन क्या मान के चल लेते हैं कि जो भूमि है, पूंजी है, वो सब के सब क्या है, स्थिर है। केवल किस में परिवर्तन हो रहा है, श्रम की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ बताया कि श्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है। जब श्रम की मात्रा ओ एल है तो कुल उत्पादन कितना होगा, सी एल, यहाँ से यहाँ तक। जब श्रम की मात्रा ओ एम हो जाती है तो कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, बी से एम तक, यहाँ से यहाँ तक। और जब श्रम की मात्रा ओ एन बढ़ाई जाती है तो कुल उत्पादन ए एन हो जाता है। टी पी एल वक्र प्रारंभ में बढ़ती दर से बढ़ता है, सी बिंदु तक, देखना इस बिंदु तक बढ़ती दर से बढ़ रहा है, इस बिंदु तक। उसके बाद घटती दर से बढ़ता है और ए बिंदु पे कुल उत्पादन अधिकतम हो जाता है। और उसके बाद श्रम की मात्रा बढ़ाई जाए तो कुल उत्पादन घटने लग जाता है। तो ये था कुल उत्पादन का, कुल भौतिक उत्पादन का डायग्राम। अब कुल भौतिक उत्पादन अगर आपने दिया हुआ हो
तो अपन उससे औसत उत्पादन निकाल सकते हैं। और औसत क्या होता है, इसका फॉर्मूला अपन 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। औसत क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, ये सबने पढ़ा है। यहाँ राशि क्या है, कुल उत्पादन, क्या हम उत्पादन ही तो कर रहे हैं। और राशियों की संख्या क्या आएगी, उस उत्पादन में लगे साधनों की मात्रा। मान लो उस उत्पादन में 5 श्रमिक लगे हैं तो 5 आ जाएगा। कुल उत्पादन मान लो 50 के बराबर कुल उत्पादन हो रहा है 50 kg, और श्रमिकों की संख्या है 2, तो औसत कितना आ जाएगा 25। अगर कुल उत्पादन 100 है और श्रमिकों की संख्या है 5, तो कुल उत्पादन कितना औसत उत्पादन कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो जब कुल उत्पादन में हम उत्पादन के साधनों का भाग दे देते हैं तो हमें औसत उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, जब कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग दे देते हैं, ठीक है, यहाँ तो मैं श्रमिकों के द्वारा प्राप्त कुल उत्पादन की बात कर रहा हूँ। अगर पूंजी से प्राप्त कुल उत्पादन की बात करता तो मैं क्या कहता कि कुल उत्पादन में पूंजी की इकाइयों का भाग दे देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, औसत उत्पादन प्राप्त होता है, APPL। ये किसके बराबर होता है, कुल उत्पादन अपॉन श्रम की इकाई। ठीक है, और कुल उत्पादन को यहाँ मैंने दिखाया Q से अपॉन L, श्रमिकों की इकाई। यहाँ L है, देखना इसको ध्यान से, ये L दिखाया गया है। L का मतलब क्या हो रहा है, केवल कौन से साधन का प्रयोग होता है, परिवर्तनशील साधन। यहाँ कौन सा है, श्रम है। अगर मैं ये कहता APPK, पूंजी से प्राप्त औसत भौतिक उत्पादन कितना होगा, तो आप क्या कहते, TPPK, पूंजी से प्राप्त कुल भौतिक उत्पादन अपॉन पूंजी की इकाइयाँ। ठीक है, अगर यहाँ भूमि की बात करता मैं तो यहाँ भूमि आ जाती और यहाँ भूमि की इकाइयों की बात होती। ठीक है, अगर अब ध्यान रखना दो बातें हैं। अगर मैं इस वक्र पे, इस कर्व पे मूल बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचूं, ठीक है, तो वो किसको दर्शाती है, औसत को दर्शाती है, एवरेज को। ठीक है, ध्यान रखना, मूल बिंदु से अगर खींच रहा हूं तो वो तो दर्शाएगी एवरेज को। क्लियर, और अगर सीधी स्पर्श रेखाएं खींच रहा हूं कि बिना मूल बिंदु के, तो वो दर्शाएगी सीमांत को। ठीक है, सीमांत क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी, फिर से आपको यहाँ बताऊंगा डिटेल से। मूल बिंदु से कुल उत्पादन फलन पे, कुल उत्पादन वक्र पे, कर्व पे खींची गई सीधी रेखा का ढाल औसत उत्पादन होता है। क्लियर है, एक परिवर्तनशील साधन के कुल भौतिक उत्पादन को परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों से विभाजित करने पर प्राप्त मान को औसत भौतिक उत्पादन कहते हैं। ठीक है, बात तो वही हुई, कुल भौतिक उत्पादन में अगर हम साधनों की इकाइयाँ, कौन से साधन, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग दे देंगे तो हमें औसत भौतिक उत्पादन प्राप्त होगा। ये इसमें डायग्राम बनाया गया है। यहाँ देखो ऊपर जो बनाया है वो किसका बनाया है, कुल भौतिक उत्पादन का बनाया है, TPL, जो मैंने पहले बता दिया। इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये पहली स्पर्श रेखा, ये दूसरी, और ये पहली है, और ये दूसरी है, और ये तीसरी है। सबसे ज़्यादा ढाल किसका है, जो तीसरी स्पर्श रेखा है इसका ढाल किसका है, सबसे ज़्यादा है। तो ये कहाँ स्पर्श कर रहा है, B बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। तो जहाँ इसका ढाल अधिकतम होगा, इस B बिंदु पे क्या है, अधिकतम है, तो वहाँ औसत उत्पादन क्या होगा, हमेशा अधिकतम होगा। ठीक है, अगर मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं कौन से वक्र पे, TPL, कुल उत्पादन वक्र पे मूल बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वो खींची गई स्पर्श रेखाओं में जिस स्पर्श रेखा का ढाल मैक्सिमम होता है वहाँ औसत उत्पादन भी अधिकतम होता है। तो यहाँ B बिंदु पे औसत उत्पादन क्या होगा, अधिकतम होगा। तो औसत उत्पादन पहले बढ़ेगा, और B बिंदु पे अधिकतम हो जाएगा, उसके बाद वो घटता हुआ चला जाएगा। क्लियर है, तो रेखा चित्र में B बिंदु पर मूल बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल क्या है, अधिकतम है। यहाँ पर अर्थात B बिंदु पर औसत उत्पादन अधिकतम होगा। औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर भी होगा। ये बराबर किस प्रकार होगा, इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में जब परिवर्तनशील अनुपातों का नियम पढ़ाऊंगा, अर्थात उत्पत्ति के नियम जो पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा डिटेल से। अगला है सीमांत भौतिक उत्पादन।
और जहाँ सीमांत की बात आती है वहाँ हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि क्या कर रहा है, एक अतिरिक्त इकाई का यूज़ कर रहा है। ठीक है, एक अतिरिक्त इकाई का यूज़ कर रहा है। जैसे वहाँ सीमांत उपयोगिता की बात कर रहे थे, तो अपन क्या बात करते हैं कि कोई भी उपभोक्ता अगर एक वस्तु की एक इकाई में वृद्धि करता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था केलों की, एक केला खाया 10 के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरा खाया जो उपयोगिता हुई वो 8 के बराबर मिली, तीसरा खाया कुल उपयोगिता कितने की बराबर, सॉरी उपयोगिता 6 के बराबर मिली। तो पहली से 10 मिली, दूसरी से कुल कितनी हो गई, 18 हो गई। पहली से 10 + 8, तीसरी की से कितनी हो गई, 24 हो गई। ठीक है, तो जैसे ही एक अतिरिक्त इकाई का यूज़ किया है, एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग किया है, तो कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ है, देखना 18 - 10 कितना परिवर्तन हुआ है, 8। तो अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो जहाँ भी सीमांत का नाम आए उसका मतलब ये है वहाँ एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग हो रहा है। तो जब हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था तब तो अपन चर्चा कर रहे थे उपभोग की, लेकिन यहाँ अपन उत्पादन की बात कर रहे हैं तो अपन बात करेंगे उत्पादन के साधन की। तो कहने का मतलब जो भी परिवर्तनशील साधन है, चाहे वो भूमि हो, चाहे श्रम हो, चाहे पूंजी हो, उसकी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर, मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी बताया था, 2 श्रमिक, 2 पूंजी और 1 भूमि, ये मिला के 500 केजी अनाज उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, अब अल्पकालीन फलन की बात करें तो इन दोनों को अपन स्थिर मान लेते हैं, किसको, पूंजी और भूमि को। तो परिवर्तन किस में होगा, श्रम में होगा। अब श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग कर लें तो 2 श्रमिक थे, एक का और प्रयोग करने पे कितने श्रमिक हो जाएंगे, 3 श्रमिक। ठीक है, कुल उत्पादन यहाँ कितना हो रहा था, 500 केजी। एक अतिरिक्त इकाई श्रम की यूज करने पे कुल उत्पादन मान लो हो जाए 550 केजी। तो सीमांत कितना होगा, एक अतिरिक्त इकाई श्रम का या परिवर्तनशील जो साधन है उसकी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन हुआ है, कुल उत्पादन में परिवर्तन यहाँ कितना हुआ है, 50 केजी। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सीमांत भौतिक उत्पादन कहलाता है। क्लियर है। तो परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पर कुल भौतिक उत्पादन में जो अतिरिक्त परिवर्तन होता है वो वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पे। उसे सीमांत भौतिक उत्पादन कहते हैं। तो हमने कैसे प्राप्त किया, श्रमिकों की मात्रा कितनी थी, 2L प्रारंभ में, और उत्पादन कितना हो रहा था, 500 केजी। श्रमिकों की मात्रा बढ़ा के कितनी कर दी, 3 कर दी। उत्पादन कितना हो गया, 550 केजी। कितना परिवर्तन हुआ, ये मान लो इसको Q1 मानता हूँ, इसको Q2 मानता हूँ। कितना परिवर्तन हुआ, Q2 - Q1। ठीक है, कब परिवर्तन कब हुआ, जब श्रमिकों की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया। तो ये मान लो L1 है और ये कितना है, L2 है, तो नीचे आएगा अपॉन L2 - L1। ठीक है, अब उत्पादन में परिवर्तन को अपन लिख सकते हैं डेल्टा Q, और साधन में परिवर्तन, परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन हो रहा है उसको लिख सकते हैं डेल्टा L। तो हमारा जो MPPL होगा वो क्या होगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा L, अर्थात श्रमिकों की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने पे कुल उत्पादन में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने अभी भी बताया था जो TPL वक्र है उस पे अगर अपन मूल बिंदु से स्पर्शरेखा O बिंदु से स्पर्शरेखा खींचेंगे वो तो किसको बताएगी, औसत को बताएगी। लेकिन अपन डायरेक्ट स्पर्शरेखाएं खींचेंगे वो किसको बताएगी, सीमांत को बताएगी। ठीक है, अब देखना इस पर डायरेक्ट स्पर्शरेखाएं खींच के देखते हैं इस डायग्राम से। यहाँ एक स्पर्शरेखा खींचता हूँ मैं, उसके बाद एक स्पर्शरेखा इस बिंदु पे खींची जाएगी, एक स्पर्शरेखा यहाँ और एक स्पर्शरेखा यहाँ। ये 4 स्पर्शरेखाएं मैंने खींच दी है। ठीक है, आप डायग्राम बना के उस पर खींच के देखना, आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये जो स्पर्शरेखा है इसका ढाल ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि यहाँ TPL घट रही है, और जब इसका ढाल ऋणात्मक होगा तो यहाँ MPL भी क्या होगी, ऋणात्मक
होगी, क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है इसका ढाल ही किसको दर्शा रहा है, सीमांत उत्पादन को दर्शा रहा है। अब मान लो ये जो बी बिंदु है इस पर स्पर्श रेखा अगर मैं खींचूं तो वो एकदम क्षैतिज अक्ष के समानांतर होगी, और जब ऐसी लाइन हो तो इस रेखा का ढाल कितना होता है, हमेशा 0 होता है। अगर एकदम क्षैतिज रेखा हो तो उसका ढाल हमेशा कितना होगा, 0 होगा, और एकदम लंबवत रेखा हो इसका ढाल कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो बी बिंदु पे ढाल कितना हो जाएगा अपना, 0। तो यहाँ एम पी एल क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और टी पी एल यहाँ कितनी थी उस टाइम पहली बार जब पढ़ा था, वो मैक्सिमम थी। अर्थात जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होता है, 0 होता है। और जब कुल उत्पादन घट रहा होता है, यहाँ देखो घट रहा है ना इस एरिया में, तो सीमांत उत्पादन कितना होता है, 0 से कम ऋणात्मक होता है। क्लियर। अब देखना ए बिंदु पे और ये वाला बिंदु, दो बिंदु बचे हैं, इसका जो ढाल है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम। औसत का जो ढाल आ रहा था जब अपने औसत निकाला था तो यहाँ मैक्सिमम आ रहा था। क्यों, क्योंकि वो मूल बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं थी, और यहाँ मूल बिंदु पे ना खींच के अपन टीपीएल जो कर्व है उस पे अपन स्पर्शरेखाएं खींच रहे हैं। तो ए बिंदु पे ढाल क्या होगा, मैक्सिमम। तो सीमांत उत्पादन भी ए बिंदु पे क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। तो यहाँ देखो ए बिंदु तक सीमांत उत्पादन क्या हो रहा है, अधिकतम हो रहा है। उसके बाद घटता हुआ जब टी पी एल यहाँ अधिकतम है, कुल उत्पादन अधिकतम है, तो सीमांत उत्पादन 0 हो गया। उसके बाद ये डायग्राम नीचे की तरफ चला गया, इसका मतलब यहाँ सीमांत उत्पादन कितना हो गया है, ऋणात्मक हो गया है। क्लियर है। तो यहाँ कुल उत्पादन वक्र पर स्पर्श रेखाएं डालकर इस सीमांत उत्पादन प्राप्त करते हैं। ये ध्यान में रखना, अगर हम कुल उत्पादन जो वक्र है हमारे पास जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, ऐसा जो वक्र अपने को प्राप्त हुआ है, यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये बढ़ती दर से, उसके बाद ये घटती दर से, उसके बाद ये ऋणात्मक हो जाता है। सॉरी, यहाँ से टच होगा, जब कॉपी में बढ़ाएंगे तो एकदम सही बनेगा। ये मान लो यहाँ से ऋणात्मक हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा आया, ये वाला जो बिंदु है ये होता है मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ क्या होगा, कुल उत्पादन अधिकतम होगा। ठीक है, और इसमें ये वाला जो बिंदु है यहाँ पे, यहाँ तक बढ़ती दर से बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, सीमांत उत्पादन अधिकतम होगा। ठीक है, क्यों होगा सीमांत उत्पादन अधिकतम, क्योंकि यहाँ खींची गई स्पर्शरेखा का ढाल क्या है, सबसे ज़्यादा है। और स्पर्शरेखा किस पे खींच रहे हैं, इस टी पी एल कर्व पे खींच रहे हैं अपन। ठीक है, और अगर अपन मूल बिंदु से स्पर्शरेखाएं खींचेंगे, ठीक है, तो उसका ढाल अधिकतम कहाँ होगा, इस बिंदु पे होगा। यहाँ कोई बिंदु होगा जहाँ अधिकतम होगा, तो जिस बिंदु पे अधिकतम होगा वहाँ ए पी एल क्या होगा, अधिकतम होगा। तो पहले एम पी एल अधिकतम था, फिर ए पी एल अधिकतम हुआ, फिर कुल उत्पादन अधिकतम हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब टी पी एल मैक्सिमम था तो सीमांत उत्पादन कितना हो गया, ये क्षैतिज रेखा थी, 0 हो गया। ठीक है, इसकी विस्तार से चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ कुल उत्पादन वक्र पे स्पर्श रेखाएं खींचने पर या स्पर्श रेखा डालकर सीमांत उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। स्थिर मोड़ के बिंदु ए, इसे स्थिर मोड़ का बिंदु कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पहले बढ़ती दर से बढ़ रहा था, इस बिंदु के बाद कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। ए बिंदु पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, फिर घटकर कुल उत्पादन के अधिकतम बिंदु पर 0 हो जाती है, उसके बाद सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ मैंने तीनों को अलग से लिखा है। जब टी पी एल बढ़ता है तो एम पी एल धनात्मक है, देखना आप इस डायग्राम में, यहाँ तक टी पी एल बढ़ रहा है तो यहाँ तक एम पी एल भी क्या है, धनात्मक है। हालांकि यहाँ तक मैक्सिमम हुआ उसके बाद घट रहा है, लेकिन है तो धनात्मक। जब टी पी एल अधिकतम हो जाता है बी बिंदु पे तो यहाँ एम पी एल कितना होगा, 0 के बराबर होगा। जब टी पी एल अधिकतम तो एम पी एल कितना, 0 के बराबर। और जब टी पी एल घटने लग जाता है, देखो यहाँ पे घट रहा है,
तो यहाँ पे अगर मैं स्पर्श रेखा बनाऊँ तो इसका ढाल कैसा है, मांग वक्र की तरह ऋणात्मक है। जब टीपीएल घटता है तो एमपीएल क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पुनः इस वीडियो को देख लीजिएगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, जो अल्पकाल से संबंधित है। वहाँ अपन क्या करेंगे, अन्य सभी साधन, उत्पादन के 4 साधन, श्रम, लेबर, भूमि, लैंड, कैपिटल, पूंजी और इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी। तो वहाँ पर परिवर्तनशील अनुपातों में क्या करेंगे, जो बाकी के सभी साधन हैं, भूमि है, पूंजी है, उद्यमी है, इन सबको क्या कर लेंगे, स्थिर कर लेंगे। तकनीकी भी एक प्रकार का साधन होता है, इसको भी अपन क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं। तो परिवर्तन किस में करेंगे, केवल श्रमिकों में। तो एक साधन में परिवर्तन कर रहे हैं, इसका मतलब अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं, अल्पकाल का अध्ययन कर रहे हैं। उस साधन का उत्पादन पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका अध्ययन अपन करेंगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में। थैंक यू।